किसान भाइयों, फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई हमारे साथ हैं। गेहूं एवं जो वैज्ञानिक है यहाँ पर प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं। गेहूं की जितनी भी वैरायटियां कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जो निकलती हैं वो इन्हीं की देखरेख में निकलती हैं। और जहां पर फील्ड में हम खड़े हुए हैं यहाँ पर गेहूं की अलग अलग वैरायटियां लगी हुई हैं। यहीं से वैरायटियां तैयार होकर विकसित होकर आप तक पहुंचती हैं। तो डॉक्टर साहब से हर एक पहलू पर गेहूं के बात करेंगे, जैसे कि गेहूं में पहली दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, गेहूं में बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं इस टाइम पर, खाद कौन सी डालनी चाहिए, गेहूं में पीलापन क्यों आता है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे पहचानें। इसके अलावा लियोसिन पीजीआर का स्प्रे किस अवस्था पर करें। और एक मेन समस्या गेहूं में कि गेहूं में आजकल बालियां समय से पहले निकलने लगी हैं, तो उसको कैसे ठीक करें, उसका क्या कारण है। तो सारे सवालों का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे एक एक करके। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद। सभी सुनने वाले किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले पानी के बाद में गेहूं में पीलापन आने की शिकायत बढ़ जाती है। आमतौर पर पीलापन पहले पानी के बाद में ही देखा जाता है। पीलापन क्यों आता है, कौन कौन सी खाद की कमी से आता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पूरा करें, थोड़ा सा ये बताइए। तो सबसे पहले तो यही है कि किसान भाइयों को जो पहला पानी लगाते हैं उसके ऊपर पीलापन आने का मुख्य कारण ये रहता है कि जिस तरह गेहूं धान का जो फसल चक्कर है उसके अंदर किसान भाई जो है बिजाई के समय डीएपी तो नीचे डाल देते हैं, बिल्कुल, यूरिया खाद नहीं डालते, जिंक नहीं डालते नीचे। तो मेरा ये सबसे पहले यही सुझाव है कि बिजाई के समय आप जिस तरह डीएपी डालते हो उसके साथ पौना कट्टा से लेके एक बैग तक जो है यूरिया का भी आपको नीचे देना चाहिए, ताकि जो आपका धान का जो अपशिष्ट है, जो उसकी प्राणी है, उसको गड़ने के लिए भी तो नाइट्रोजन चाहिए। अगर आपने उसके अंदर यूरिया नहीं डाली है तो वो जमीन के अंदर जो भी नाइट्रोजन है वो गड़ने के लिए ले लेगा और पौधे के लिए कृत्रिम रूप से इसकी जो है नाइट्रोजन तत्व की कमी महसूस होगी और पत्ते पीले आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि बिजाई के समय डीएपी के साथ साथ आप यूरिया खाद भी बेसल डोज में नीचे डालें और जिंक सल्फेट भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए, ताकि आपको पहले पानी के आसपास पीलापन दिखाई ना दे। पहले पानी के साथ में हम नॉर्मली यूरिया तो किसान डालता है, यूनिवर्सिटी सिफारिश भी करती है। तो जो किसान भाई क्योंकि 1-2 साल से डीएपी की काफ़ी किल्लत है, तो नीचे डीएपी जो नहीं डाल पाए फास्फोरस की पूर्ति के लिए, बाद में किसान के पास में क्या ऑप्शन रहते हैं? क्या यूरिया के साथ में पहले पानी के साथ में डीएपी या फिर पोटास वगैरह डाल सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए फार्मर को। जैसे हमारा जो अमूमन जो हमारी जो है समग्र सिफारिशें जो हमने कर रखी है रबी फसलों की, हमारे जो सस्य वैज्ञानिक है उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो डीएपी है ये बेसल डोज में नीचे ही डालनी चाहिए, क्योंकि जो फास्फोरस है वो इमोबाइल तत्व है। जहां जमीन में डाल दिया वहीं रहेगा, जड़ उसके पास पहुंच गई तो पौधा उसको ले लेगा। नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ डाल देते हैं और कमी यहाँ है तो ये चल के पौधे के पास आ जाएगी, मोबाइल है। तो इसलिए नाइट्रोजन को तो ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन फास्फोरस को ऊपर से डालने का डीएपी का हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी कहीं कमी है तो फास्फोरस की स्प्रे कर सकते हैं हम। स्प्रे कैसे करते हैं? 1.5 या 2 किलोग्राम आपने डीएपी ले ली, शाम के समय आपने उसको पानी में भे दिया और सुबह कपड़ छान करके बढ़िया साफ करके 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करोगे तो उसका कंट्रोल होने के चांस रहते हैं। ऊपर से डीएपी छिड़कोगे तो वो नीचे जड़ों में तो जाएगी नहीं, आपका जो है उसको पौधों को जितना उपलब्ध होनी चाहिए उतनी मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी खाद की। एनपीके का स्प्रे भी काफ़ी किसान भाई करते हैं गेहूं में, तो एनपीके का स्प्रे करने की क्या आप सिफारिश करते हैं? अगर करते हैं तो कौन सी करें, कितनी मात्रा में करें, साथ में क्या मिक्स करें? सामान्य तौर पर हम 2-3 तरह की ही जो पीले पत्ते हो जाते हैं गेहूं के अंदर ऊपर बिजाई के बाद में आते हैं, तो इसके अंदर 2-3 तरह की दिक्कत होती है। एक तो नीचे के पत्ते अगर पीले हैं, नीचे का बेसल जमीन के साथ वाले पत्ते जो है पीलापन है और सारा खेत ओवरऑल जो है पीलापन दिखाई दे रहा है, तो वो अंडर डोज ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन यूरिया की पूर्ति नहीं होने की वजह से भी होता है। तो आपने उसकी खाद की मात्रा डालनी है। स्प्रे भी आप कर सकते हो, जिस तरह आपको बताया है जिंक का, भाई 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2-2.5 किलो यूरिया स्प्रे करोगे उससे, या अपना जो पानी लगाए उसके साथ यूरिया डालो, उससे पूर्ति हो जाएगी। दूसरा जिंक का है, वो तीसरी पत्ती जब निकलती है तो उसके अंदर पीलापन आता है और ये नोच में बीच में से आपको पीलापन नजर आएगा पत्ते के, तो वो जिंक की कमी होती है। जिंक की अगर बेसल डोज आपने नहीं डाली है तो उसकी वजह से भी पीलापन आता है, तो उसके लिए आपको जिंक यूरिया की स्प्रे बता दी तो उसमें जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाती है। तीसरा
भूरे रंग का पीलापन भी आता है, ललाई पे आके पत्तों का आवाज आता है, तो पोटास की कमी भी आती है। कई किसान भाई जो है धान की फसल के अंदर पोटास नहीं डाली है तो अगली फसल में आपको पोटास की कमी दिखाई देने लग जाती है। अभी जिस तरह ये एरिया है रतिया का, फतियाबाद साइड में, टोहाना, भुन्ना, इस एरिया के अंदर जो है धान का जो एरिया है रिप्लेसमेंट में अभी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी जो पत्तियां पीली हो रखी है, हमने डीएपी डाल दी, हमने जिंक भी डाल रखी है, हमने यूरिया भी डाल रखी है, फिर भी पीलापन है, तो वो पोटास की कमी के कारण है। तो पोटास की कमी जो है खड़ी फसल के अंदर हम भी अभी भी दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटास खाद हम डालते हैं खेत के अंदर नीचे, वो म्यूरेट ऑफ पोटास जो है वो 1 किलो लेनी है, 100 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करोगे तो खड़ी फसल के अंदर भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने गेहूं में पीलापन क्यों आता है, कौन से खाद की कमी के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पूरा करें, ये भी आपने बताया। डॉक्टर साहब गेहूं में पीलापन की हम बात कर रहे थे, तो कई बार गेहूं की पत्तियों की जो ऊपरी नोक होती है बिल्कुल वो पीली हो जाती है, तो उसका क्या कारण होता है, ये और बताइए। गेहूं के अंदर ज्यादातर जो है ऊपर की पत्तियां पीले होने के कारण होते हैं। एक तो जिस तरह आपका अब जिस तरह धुंध का समय आ गया, धुंध का समय आने से और लो टेम्परेचर होने से पौधा जो है नीचे से तत्वों को उठा नहीं पाता जमीन से, तो उसके अंदर भी आपको डेफिशिएंसी दिखाई देने लगती है। इसमें ज़्यादातर जो है आपका लो तत्व आयरन की कमी दिखाई देती है, जिसके अंदर ऊपर की जो टिप है वो सफ़ेद दिखाई देगी। दूसरा, बीच में कई बार धारियाँ बन जाती है और उसमें मैंगनीज की कमी भी दिखाई देती है। कई बार जिंक का टेक भी कम होता है तो वो भी कमी दिखाई देने लग जाती है। तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंड है कि लो टेम्परेचर की वजह से ये चीज़ आपके अंदर कमियां आने लग जाती है। दूसरा, कई बार जो है पत्ती ऊपर से किनारों से जलनी स्टार्ट हो जाती है और ऊपर से भी ब्राउनिश यानी भूरे हिसाब से जो है पत्तियां जलनी स्टार्ट हो जाती है। वो आपका या तो ट्यूबवेल का पानी खराब है, नमकीन पानी है, उसकी वजह से दिक्कत है, या ज़मीन के अंदर आपके नमक ज़्यादा है, उसकी वजह से टिप की बर्निंग है जो ऊपर से स्टार्ट होती है वो रहती है। तो अगर आपके पास ऊपर की सफ़ेद टाइप की हो रही है तो उसके लिए आपको आयरन की कमी, और आयरन के लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, फेरस सल्फेट। बिल्कुल, फेरस सल्फेट 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक 100 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। और फेरस सल्फेट आपका जो है पंसारी के दुकान के ऊपर हरा कशिश के नाम से भी मिलता है, 15-20 रुपए किलो का आता है। आपने लिया, वो बड़ा जो है इसके पत्थर के रूप में मिलेगा, आपने अच्छा कूट के और घोल के आपने स्प्रे कर दी, 20-30 रुपए में ही आपका इलाज हो गया। दूसरा जो है, कई बार फोटो भेज सकते हो हमारे ई मौसम के ऊपर, अगर आपके मैंगनीज की कमी है तो मैंगनीज की कमी में के अंदर पीलापन तो आएगा लेकिन पत्ते के अंदर चमक रहेगी बड़ी जबरदस्त, पत्ता चमकीला है लेकिन हरापन जो है वो कम है। बिल्कुल। और जब ये बालियां निकालता है उस टाइम मैंगनीज की कमी अगर एक्यूट है, ज़्यादा है, तो वो जो ऊपर वाला झंडा पत्ता है वो झंडा पत्ता उसको बाली को निकलने नहीं देगा, पकड़ के बैठ जाएगा और बिल्कुल गहरे रंग का होके और बिल्कुल रोल होके सुई जैसी तिखी हो जाएगी ऊपर वाली पत्ती। तो उस टाइम आप जो है मैंगनीज सल्फेट 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट 100 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे कर देना, बालियां आराम से निकलेगी। फिर भी दिक्कत रहती है तो 1 हफ्ता के बाद में एक स्प्रे और कर सकते हो आप। मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, मैंगनीज सल्फेट MnSO4 लेना है, वो आपका 500 ग्राम 100 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे करोगे। डॉक्टर साहब, क्या यूरिया के साथ में जैसे आपने बताया मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट, तो क्या इनको हम एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर अलग अलग, कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ? अलग अलग करना चाहिए, साथ में करने से टॉक्सिसिटी होने के चांस रहते हैं। जिस तरह जिंक और यूरिया का कॉम्बिनेशन है, कर सकते हो, ठीक है। फेरस सल्फेट है, अकेला करना है। मैंगनीज सल्फेट है, अकेला करना है, ठीक है। NPK का जिस तरह आता है बना हुआ है रेडीमेड, उसको आप स्प्रे कर सकते हो, वो तो कट्ठा रेडीमेड चीज आई हुई है, उसको कर सकते हो। दूसरा, किसान भाई जो खाद है वो बेसल डोज में दे दी, पहले पानी में दे दी, दूसरे पानी में दे दी, ठीक है। यहाँ तक तो बालियां निकालने लग रही है, उसके बाद भी आप खाद डालने लग रहे हो। ज़्यादा खाद बालियां निकालते समय भी अगर डालोगे तो उससे पौधा नरम होके गिरने के चांस आपके रहते हैं। आप जिंक यूरिया की स्प्रे कर सकते हो उस टाइम। जिंक यूरिया की स्प्रे जो है आधा कट्टे के बराबर, मैंने 500 ग्राम जिंक सल्फेट 2-2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में स्प्रे करोगे तो 15-20 किलो जो यूरिया खाद है उसके बराबर आपका काम करेगी। तो अगर जरूरत भी है इस टाइम में, आपको कुछ कमी लग रही है तो स्प्रे कर दो, लेट तक आपको खाद भी नहीं डालनी है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपने डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी को सुना, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं एवं जौ वैज्ञानिक हैं। तो आपने ये वीडियो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसानों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी टाइम पर मिल सके। काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ यूट्यूब पर फैली हुई हैं, तो एक वैज्ञानिक सही सटीक जानकारी आप तक मैंने पहुँचाई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर साहब, आपने एक टाइम निकाल कर किसानों तक इतनी अहम जानकारी पहुँचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।